स्टूडेंट्स, वेलकम टू लक्ष्य बायोलॉजी क्लासेस। देखिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट प्रोटीन डाइजेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रोटीन डाइजेशन में आपको सबसे पहली चीज क्या याद रखनी है? प्रोटीन डाइजेशन की हम शुरुआत करेंगे फ्रॉम बकल कैविटी। तो आप देखिए, सबसे पहला पोर्शन जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का, विच इज बकल कैविटी। यहां पे प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए कोई भी एंजाइम नहीं है, इसलिए यहां पे कोई भी प्रोटीन डाइजेशन नहीं होगा। तो मैं लिख देता हूं नो प्रोटीन डाइजेशन। तो कोई भी प्रोटीन डाइजेशन नहीं होता कहां पर? बकल कैविटी में। उसके बाद आ जाते हैं सेकंड पोर्शन, ईसोफेगस। तो भैया ईसोफेगस में भी कोई भी प्रोटीन या किसी भी न्यूट्रिएंट को डाइजेस्ट करने के लिए कोई एंजाइम नहीं है, इसलिए यहां भी लिख देंगे नो प्रोटीन डाइजेशन। थर्ड पोर्शन पे आ जाते हैं स्टमक। अब स्टमक की अगर हम बात करें तो स्टमक में हमने ऑलरेडी दो एंजाइम्स पढ़े हुए हैं। कौन कौन से एंजाइम्स पढ़े हैं? तो स्टमक में हमने पढ़ा हुआ है एक पेप्सिनोजन और एक पढ़ा है हमने प्रोरेनिन। ये दो एंजाइम्स हमने स्टमक में पढ़े हुए हैं। पर आपको पता होना चाहिए, इन एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए हमको रिक्वायरमेंट होती है HCl की। किसकी रिक्वायरमेंट होती है? HCl अगर हमें मिल गया स्टमक में, जो कि ऑब्वियसली मिल जाएगा क्योंकि वहां रिलीज होता है ना। तो पेप्सिनोजन जो है इसको HCl एक्टिवेट कर देगा और पेप्सिनोजन कन्वर्ट हो जाएगा पेप्सिन में। और जो प्रोरेनिन है ये एक्टिवेट होकर बना लेगा रेनिन। तो आपको यहां पे दो एंजाइम मिल गए फॉर प्रोटीन डाइजेशन इन स्टमक। अब क्या होगा? प्रोटीन्स को ब्रेक करके प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स का फॉर्मेशन होता है। प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स। चलिए, तो प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स का फॉर्मेशन करने के लिए आपको कौन सा वाला एंजाइम रिक्वायर्ड है? तो ये रहा वो एंजाइम का नाम है कौन? पेप्सिन। पर एक चीज याद रखनी है, प्रोटीन अगर मिल्क प्रोटीन हुई, मिल्क के अंदर भी प्रोटीन है, केसिन प्रोटीन। जो केसिन प्रोटीन है विच इज मिल्क प्रोटीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केसिन प्रोटीन को ब्रेक करके जो चीज बनेगी उसे हम बोलते हैं पैरा कैसिनेट। क्या बोलते हैं? पैरा कैसिनेट। तो केसिन प्रोटीन को ब्रेक करके बनता है पैरा कैसिनेट। पर पैरा कैसिनेट को बनाने के लिए पेप्सिन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, रेनिन रिस्पॉन्सिबल है। तो केसिन से पैरा कैसिनेट बनाने के लिए कौन सा वाला एंजाइम चाहिए? रेनिन। और रेनिन पैरा कैसिनेट का फॉर्मेशन कर देगा। और जो पैरा कैसिनेट है वो फिर रिएक्ट करता है विद कैल्शियम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम पैरा कैसिनेट। क्या बनेगा? कैल्शियम पैरा कैसिनेट। और जो कैल्शियम पैरा कैसिनेट है, इस पे अब कौन एक्ट कर सकता है? अब इस पे एक्ट कर सकता है पेप्सिन। कौन एक्ट कर सकता है? पेप्सिन। और कैल्शियम पैरा कैसिनेट को पेप्सिन अब ब्रेक करके क्या बनाएगा? तो ये उसको ब्रेक करके बना देगा प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स। क्या बना देगा? प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स। तो एक बार फिर से देख लो, स्टमक में दो एंजाइम्स थे, एक था पेप्सिनोजन, एक था प्रोरेनिन। दोनों एंजाइम्स इनएक्टिवेटेड हैं। इन एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए चाहिए है HCl। पेप्सिनोजन एक्टिवेट होकर बनता है पेप्सिन, प्रोरेनिन एक्टिवेट होकर बनता है रेनिन। कोई भी प्रोटीन हो अदर देन मिल्क प्रोटीन, उसका डाइजेशन कौन करेगा? पेप्सिन। मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन कौन करेगा? रेनिन। मिल्क प्रोटीन को बोलते हैं केसिन और रेनिन केसिन को ब्रेक करके बनाएगा पैराकैसिनेट। पैराकैसिनेट रिएक्ट करेगा विद कैल्शियम टू फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम पैराकैसिनेट। कैल्शियम पैराकैसिनेट को पेप्सिन ब्रेक करके बनाएगा प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स। ये प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स जो है ये स्मॉलर चेन्स ऑफ प्रोटीन है। लार्ज चेन ऑफ प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड बोल सकते हो या प्रोटीन बोल सकते हो, और जो स्मॉलर चेन्स ऑफ प्रोटीन है उनको हम क्या बोल सकते हैं? प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स बोल सकते हैं। तो मिल्क प्रोटीन भी टूट के प्रोटियोजेस पेप्टोन बनाएगी, बाकी सारे प्रोटीन भी ब्रेक करके प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स बनेंगे। पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज, केराटिन के बारे में याद रखना। क्या चीज? मैं ऊपर लिखता हूं, केराटिन प्रोटीन। सुना होगा आपने केराटिन हेयर्स में मिलते हैं। ये प्रोटीन हेयर में प्रेजेंट है, उसके अलावा नेल्स में भी है।
तो आपको पता होना चाहिए आपके नेल्स, कई लोगों को हैबिट होती है नेल बाइटिंग की, है ना, कई लोग अपने दांत खाते रहते हैं, दांत चबाते रहते हैं, तो दांत चबाने की जो आदत है उसको छोड़ देना चाहिए। क्यों छोड़ देना चाहिए? क्योंकि उसको चबा के कोई फायदा नहीं है। ऑल दो आपके नेल्स में एक प्रोटीन है, केराटिन प्रोटीन, तो नाखून खा के प्रोटीन तो मिलेगा पर वो प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि केराटिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास में कोई एंजाइम नहीं है। इवन पेप्सिन, रेनिन, आगे भी जो एंजाइम्स आएंगे वो केराटिन प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए क्या होगा, केराटिन प्रोटीन जो भी आप कंज्यूम करते हो, जो भी आप नाखून कंज्यूम कर लेते हो, नाखून खा लेते हो, वो डाइजेस्ट होने ही नहीं है, इसलिए उसको खा के भी कोई फायदा नहीं है। बहुत कुछ है खाने के लिए, वो सब खाओ, नाखून मत खाओ, ठीक है, आज से छोड़ दो जो लोग खाते हैं वो लोग, ठीक है। तो केराटिन क्या है? दिस इज अ प्रोटीन विच कैन नॉट be digested. This is a protein which cannot be digested. तो केराटिन प्रोटीन cannot be digested, इसलिए हमको केराटिन प्रोटीन कंज्यूम करनी नहीं चाहिए, हमको ये नाखून नहीं खाने चाहिए। चलिए अब आ जाते हैं डाइजेशन। स्टमक में डिस्कस कर लिया, अब जो प्रोटीन का डाइजेशन है वो हम पढ़ेंगे कहां पर? फोर्थ पोर्शन पे, विच इज स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करूं तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आपने कुछ एंजाइम्स का नाम सुना था, जैसे कि ट्रिप्सिनोजन, और एक और था काइमो ट्रिप्सिनोजन। याद रखना है ट्रिप्सिनोजन एक इनएक्टिव फॉर्म है और इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है किसकी? तो एक इंटेस्टाइन के एंजाइम की। उस एंजाइम का नाम है एंटेरो काइनेज। इसके बारे में डिस्कशन लास्ट लेक्चर में हो चुका है। एंटेरोकाइनेज जो है वो ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करके बनाता है ट्रिप्सिन। क्या बनाते हैं? ट्रिप्सिन बन जाता है। और ये ट्रिप्सिन जो है ये प्रोटीन डाइजेशन कर सकता है, पर ये इनएक्टिव फॉर्म है और ये प्रोटीन डाइजेशन नहीं कर सकता। ट्रिप्सिन प्रोटीन डाइजेशन कर सकता है। तो अब नेक्स्ट कौन सा है? काइमोट्रिप्सिनोजन। काइमोट्रिप्सिनोजन क्या करेगा? काइमोट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट हो जाता है काइमो ट्रिप्सिन में, पर इस कन्वर्जन के लिए, इस एक्टिवेशन के लिए हमें जरूरत पड़ती है ट्रिप्सिन की। तो ट्रिप्सिनोजन को एंटेरोकाइनेज ने एक्टिवेट करके ट्रिप्सिन बनाया और काइमोट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन ने एक्टिवेट किया और क्या बना? काइमोट्रिप्सिन। अब क्या होने वाला है? देखिए, जो प्रोटीन बचा हुआ है, कौन सा प्रोटीन? स्टमक के अंदर 100% प्रोटीन का डाइजेशन नहीं हुआ, पर जितना भी प्रोटीन का डाइजेशन हुआ वो सब तो कन्वर्ट हो गए प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स में। पर जो प्रोटीन स्टमक के अंदर डाइजेस्ट नहीं हुआ था उस प्रोटीन का अब क्या होगा? उस प्रोटीन पे एक्ट करेंगे ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन। कौन कौन एक्ट करेगा? मैं लिख देता हूं। तो इस पे एक्ट करेंगे ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। और ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन इस प्रोटीन को ब्रेक करके बना देंगे अगेन प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स। अब देखिए, जो भी प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स अब आपको मिले हैं उन पे कौन एक्ट करने वाला है? तो इन पे एक्ट करने वाले हैं, देखिए, प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स पे तो प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स पे एक्ट करने वाले हैं टोटल 2 एंजाइम्स। एक एंजाइम का नाम है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, एक का नाम है अमाइनो पेप्टाइडेज। तो एक का नाम क्या है? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, एक का नाम है अमाइनो पेप्टाइडेज। आप सबको पता है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो है ये किसका एंजाइम है? तो दिस इज एंजाइम ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। एंड अमाइनो पेप्टाइडेज किसका एंजाइम है? तो दिस इज एंजाइम ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। सिंपल है। तो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज पैनक्रियाटिक जूस, अमाइनो पेप्टाइडेज इज इंटेस्टाइनल जूस। तो प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स को ब्रेक करके किस चीज को बनाया जाएगा? तो बनाया जाएगा डाइपेप्टाइडेज को। किसको? डाइपेप्टाइडेज को बनाया जाएगा। ठीक है, डाइपेप्टाइडेज या डाइपेप्टाइड्स बोल दो, डाइपेप्टाइडेज तो एंजाइम है। चलो, तो प्रोटियोजेस पेप्टोन्स को तोड़ा, क्या बनाया? डाइपेप्टाइड। अब डाइपेप्टाइड पे एक्ट करेगा एक और एंजाइम। एंजाइम का नाम है डाइपेप्टाइडेज।
और ये डाइपेप्टाइडेज क्या करने वाला है, तो ये करेगा फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड। तो फाइनली अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन हो गया। देखिए प्रोटीन को ब्रेक करके जो लास्ट प्रोडक्ट हमें बनाना है उस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, अमाइनो एसिड बोलते हैं। और अमाइनो एसिड को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो अमाइनो एसिड को बनाने के लिए लास्ट स्टेप में आपको पैनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस के एंजाइम को यूज करना है, जिससे कि प्रोटियोसिस पेप्टोन्स ब्रेक होकर क्या बन जाए, डाइपेप्टाइड। और डाइपेप्टाइड को ब्रेक करने के लिए चाहिए डाइपेप्टाइडेज, और डाइपेप्टाइडेज क्या बना देगा, अमाइनो एसिड। अब देखिए यहां पे आप पेप्टाइड पेप्टाइड बहुत बार पढ़ रहे हो। पेप्टाइड का मतलब क्या है, तो पेप्टाइड एक्चुअली में दो अमाइनो एसिड के बीच का बॉन्ड है। क्या है, बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू अमाइनो एसिड, उसको हमने क्या बोल दिया है, पेप्टाइड बॉन्ड। इस पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करने से बनेगा क्या, अमाइनो एसिड्स, सेपरेट हो जाएंगे अमाइनो एसिड। समझ में आ गया। तो दो अमाइनो एसिड के बीच में, दो अमाइनो एसिड के बीच में कौन सा वाला बॉन्ड मिलने वाला है, तो बॉन्ड को बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। समझ में आ गया। तो दो अमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होता है। ये जितने भी एंजाइम्स हैं ये पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। समझ में आ गया। कौन सा वाला ऐसा प्रोटीन है जिसका डाइजेशन नहीं हो सकता, तो वो प्रोटीन का नाम ऊपर लिखा है केराटिन। केराटिन कैन नॉट बी डाइजेस्टेड। एक और चीज, कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जिसका डाइजेशन हम नहीं कर सकते, तो सेल्यूलोज का डाइजेशन ह्यूमन नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं ह्यूमन उसका डाइजेशन, क्योंकि हमारे पास उसको डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स नहीं है। चलिए काम करता हूं, मैं उस पोर्शन को भी अभी यहां पर ले लेता हूं। ओके चलिए देखते हैं। चलिए तो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन की मैं बात कर रहा था। कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में एक जो कार्बोहाइड्रेट जिसका डाइजेशन नहीं होता उसका नाम क्या है, सेल्यूलोज। हमारी बॉडी सेल्यूलोज डाइजेशन नहीं कर सकती क्योंकि सेल्यूलोज के पास प्रेजेंट होते हैं कुछ स्पेशल बॉन्ड्स, जैसे कि बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और याद रखना बीटा बॉन्ड्स को ब्रेक करने वाला हमारे पास कोई भी एंजाइम्स नहीं है। ठीक है, तो याद रखना ह्यूमन कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स कैन नॉट डाइजेस्ट बीटा बॉन्ड्स। ओके इसलिए हम कभी भी सेल्यूलोज का डाइजेशन नहीं कर पाते। एक और इंपॉर्टेंट चीज, सेल्यूलोज है कहां भाई, किसके बारे में बात हो रही है ये, तो याद रखना सेल्यूलोज इट फॉर्म्स सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल। तो भैया प्लांट सेल का सेल वॉल जो होता है ना वो किस चीज से बनता है, सेल्यूलोज से। तो कभी भी आप किसी प्लांट पार्ट को खाते हो, मान लीजिए मैंने पोटैटो कंज्यूम किया तो पोटैटो में भी सेल्स थे, स्पिनच कंज्यूम किया स्पिनच में भी सेल्स थे। तो जो सेल उसके अंदर प्रेजेंट है उन सेल के पास में सेल वॉल तो होगी, पर वो सेल वॉल को हम डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं डाइजेस्ट कर पाएंगे, क्योंकि उस सेल वॉल में आपको कौन मिलेगा, सेल्यूलोज। ये सेल्यूलोज ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसको डाइजेस्ट हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास में बीटा बॉन्ड्स को ब्रेक करने वाला कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है। पर एक चीज याद रखनी है, जो इनकी बात अगर हम करें, रूमिनेंट्स एनिमल्स की मैं बात करूं, किसकी बात करूं, रूमिनेंट्स, मैं लिख देता हूं रूमिनेंट एनिमल की अगर मैं बात करूं तो इन एनिमल्स के पास में, रूमिनेंट एनिमल्स में कौन आते हैं, कैटल्स आते हैं। कैटल्स में जैसे कौन कौन आएगा, काऊ आ जाएगी, बफेलो आ जाएंगे, उसके अलावा कैमल आ जाएगा। तो काऊ, बफेलो, कैमल, इनके पास में आपको क्या मिलेगा, इनके पास में एक एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ स्टमक मिलेगा। चलो मैं लिख देता हूं, जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं इनके पास प्रेजेंट होता है कंपाउंड स्टमक। एक एग्जांपल लिख दूं, काऊ की अगर मैं बात करूं तो काऊ के पास में मिलेगा कंपाउंड स्टमक, और कंपाउंड स्टमक में मिलेंगे 4 चैम्बर। कौन कौन से चैम्बर, एक मिलेगा र्यूमेन, एक मिलेगा रेटिकुलम, एक मिलेगा ओमेसम और एक मिलेगा एबोमेसम। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, पर स्टिल इसमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो एग्जाम में आई हैं, तो उस पर जरूर फोकस करना है। 4 पोर्शंस मिलते हैं किसके स्टमक में, ऐसा बोल सकते हो रूमिनेंट एनिमल्स, काउ, बफेलो और कैमल, इनके हॉर्स, इन सबके पास में टोटल कितने स्टमक मिल रहे हैं, तो 4 स्टमक मिल रहे हैं। ये चारों स्टमक के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड स्टमक। ठीक है, और कंपाउंड स्टमक में एक चैम्बर है र्यूमेन। र्यूमेन में क्या होता है, इट कंटेन्स symbiotic bacteria।
और उन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं मिथेनोजेंस। भैया सिम्बायोटिक बैक्टीरिया को मिथेनोजन बोलते हैं वो तो ठीक है, सिम्बायोटिक क्या होता है? सिम्बायोटिक मतलब होता है जब कोई दो ऑर्गेनिज्म साथ में रह रहे हो और दोनों को एक दूसरे से फायदा हो रहा हो। जैसे कि कौन सा? लाइकन सुने आपने, पत्थर के फूल भी बोलते हैं उनको, लाइकन्स, पत्थर के फूल। लाइकन्स में क्या होता है? एल्गी और फंगस साथ में रहते हैं, इससे दोनों को फायदा होता है। कैसे? एल्गी बनाता है खाना जो कि फंगस को मिल जाता है, और फंगस वाटर को एब्जॉर्ब करके एल्गी को दे देता है, तो एल्गी को पानी मिल गया, फंगस को खाना मिल गया, तो दोनों को फायदा हो गया। ये एसोसिएशन कैसा है? दिस इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन। पर अगर हम यहां की बात करें तो देखिए, बैक्टीरिया को सेल्यूलोज मिल रहा है डाइजेशन के लिए, जिससे कि उसको क्या होगा? उसको एनर्जी मिलेगी। समझ में आ रहा है? तो सेल्यूलोज डाइजेशन करके किसको एनर्जी मिल रही है? बैक्टीरिया को। पर सेल्यूलोज का अगर डाइजेशन होगा तो इससे कोई कैटल को फायदा होगा क्या? बिल्कुल। सेल्यूलोज इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर सेल्यूलोज का डाइजेशन होगा तो ये कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब हो जाएगा किसके पास में? कैटल की बॉडी में, और कैटल को फिर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कैटल के लिए फायदे की चीज हो गई। पर एक और चीज, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जैसे कि कौन? मिथेनोजन, इनको रहने के लिए जगह चाहिए थी, तो रहने के लिए जगह इनको कहां पर मिल गई? इन द इंटेस्टाइन ऑफ रूमिनेंट एनिमल। तो रूमिनेंट एनिमल की इंटेस्टाइन में रहने के लिए जगह किसको मिल गई? मिथेनोजेंस को शेल्टर मिल गया। और सेल्यूलोज का डाइजेशन करने की वजह से जो हमारे कैटल्स हैं उनको क्या मिल गया? उनको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट मिल गया, तो दोनों का फायदा हो गया। ऐसी कंडीशन जिसमें दो ऑर्गेनिज्म साथ में रह रहे हैं और दोनों को म्यूचुअल बेनिफिट हो रहा है, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो देखो, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट है जिसका नाम है मिथेनोजन। कहां पर प्रेजेंट है? र्यूमेन में। र्यूमेन क्या है? इट इज पार्ट ऑफ कंपाउंड स्टमक। अब देखो, मिथेनोजेंस क्या करेंगे? दे डाइजेस्ट सेल्यूलोज एंड रिलीज CH4, दैट इज मीथेन। भैया याद रखना, सेल्यूलोज का डाइजेशन कर लेते हैं मिथेनोजेंस और क्या रिलीज करते हैं? मीथेन। इसकी वजह से क्या होगा? this leads to characteristic smell of cow dung। भैया 2009 नीट का क्वेश्चन है, काउ डंग में जो स्मेल आती है, काउ डंग या कैटल डंग में जो स्मेल आती है, वो स्मेल किस चीज की है? तो वो स्मेल है मीथेन की। कैसे आई वो स्मेल? क्योंकि मीथेन का फॉर्मेशन हुआ कैटल्स के स्टमक में। कैटल के स्टमक में मीथेन क्यों फॉर्म हुआ? क्योंकि वहां पे कौन था? मिथेनोजन। मिथेनोजन को वहां पे क्या फायदा था? मिथेनोजन को शेल्टर मिल गया था, इसलिए वो कैटल्स के अंदर रह रहा था। पर वो अंदर रहने के साथ साथ में क्या कैटल की हेल्प भी कर रहा था? तो हाँ, जब वो डाइजेशन करेगा सेल्यूलोज का, तो कैटल की हेल्प कैसे हो जाएगी? कैटल को एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा फॉर इट्स एब्जॉर्प्शन, है ना। अब देखो, उसके अलावा क्या होने वाला है? बाकी जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं उनको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास में एंजाइम्स होते हैं, पर सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास एंजाइम नहीं थे, इसलिए हमने किसकी हेल्प ले ली? हमने नहीं, कैटल्स ने किसकी हेल्प ले ली? सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज की, विच इज मिथेनोजन। तो ये इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? एक तो मिथेनोजन का नाम मत भूलना। सेकेंड चीज, जो ये रिलीज करते हैं वो कौन सी गैस है? मीथेन। मीथेन की वजह से कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आती है किसकी? काउ डंग की जो स्मेल है वो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल किसकी वजह से है? मीथेन की वजह से। ये याद रखना है। रूमिनेंट एनिमल के पास में कंपाउंड स्टमक होता है, ये याद रखना है। रूमिनेंट एनिमल्स में कौन आते हैं? कैटल्स आते हैं, लाइव स्टॉक्स आते हैं। तो लाइव स्टॉक से ज्यादा अच्छा कैटल बोलते हैं। कैटल्स जो होते हैं वो आते हैं किसमें? रूमिनेंट एनिमल्स में। ये भी याद रखना है। और किसका डाइजेशन हम नहीं कर सकते? तो वो है सेल्यूलोज। ये सारे पोर्शन इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब हम बात करेंगे अबाउट डाइजेशन ऑफ फैट्स। चलिए तो अब बात कर लेते हैं अबाउट डाइजेशन ऑफ फैट। ओके, तो देखिए, जो फैट का डाइजेशन है, इसके बारे में पढ़ने से पहले हमको एक चीज पता होनी चाहिए। देखिए, फैट्स और लिपिड एक ही बात है, थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है, जो कि हम आगे जाके बायोमोलिक्यूल चैप्टर में इसको डिटेल में पढ़ लेंगे। पर एक चीज याद रखनी चाहिए, फैट जो है इट इज कंपोज्ड ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। मतलब दो चीजें मिलेंगी मोस्टली किसमें आपको? फैट में। तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ये हमको याद रखना है। अब ग्लिसरॉल क्या होता है वो देख लो जल्दी से। तो ग्लिसरॉल है ऐसा कुछ,
देखिए भाई, तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने यहां पे बनाया है, दिस इज ग्लिसरॉल, इसे क्या बोलेंगे, ग्लिसरॉल। ओके, अब फैट जो होते हैं, फैट में आपने सुना होगा मोनोग्लिसराइड फैट सुना होगा, डाइग्लिसराइड फैट सुना होगा, ट्राइग्लिसराइड फैट सुना होगा। तो कैसे मोनो, डाई और ट्राइग्लिसराइड फैट बनते हैं वो सुन लो। अब मैंने कहा फैट बनाने के लिए दो चीजें चाहिए, एक चाहिए फैटी एसिड और एक चाहिए ग्लिसरॉल। अभी मैंने यहां पे क्या बना लिया है, ग्लिसरॉल। फैटी एसिड क्या होता है, तो फैटी एसिड में होता है एक अल्काइल ग्रुप दैट इज R, और उसके साथ में अटैच होता है कार्बोक्सिल ग्रुप दैट इज COOH। ठीक है, RCOOH। अब जो R है ये क्या हो सकता है, तो या तो ये हो सकता है CH3, है ना, जैसे मीथेन था CH4 होता है मीथेन, उसमें से एक H आपने कम किया तो मिथाइल ग्रुप बन जाता है। क्या बन जाता है, मिथाइल ग्रुप, और उसको हम बोलते हैं R। तो R क्या है, दिस इज मिथाइल ग्रुप, या R को ऐसा बोलना चाहिए, दिस इज अल्काइल ग्रुप। अब अल्काइल ग्रुप अगर मीथेन से बना है तो मिथाइल, है ना, और अगर मान लीजिए प्रोपेन से बना है तो प्रोपाइल, ब्यूटेन से बना है तो ब्यूटाइल। समझ में आ गया, तो R जो है दिस इज अल्काइल ग्रुप। तो अब मान लीजिए मैंने यहां ले लिया CH3, तो CH3COOH ये एक फैटी एसिड हो गया। इस फैटी एसिड का आप क्या करने वाले हैं, या ऐसे करिए C2H5COOH कर लेते हैं। तो ये क्या है, दिस इज अ फैटी एसिड। इस फैटी एसिड में से हमको क्या करना है, हमको इन दोनों के को ऑब्जर्व करो, तो यहां से हम क्या करेंगे, एक H2O को रिमूव कर देंगे। किसको रिमूव कर देंगे, वाटर को। देख रहे हो, वाटर को रिमूव करने से क्या हो जाएगा, ये एक फैटी एसिड जाके अटैच हो जाएगा ग्लिसरॉल के ऊपर। तो जब एक फैटी एसिड ग्लिसरॉल से कनेक्ट होता है तो कंडीशन कौन सी वाली बनती है, तो बनता है मोनोग्लिसराइड फैट। मतलब ऐसी कुछ कंडीशन है, मैं लिख देता हूं, 1 फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, तो क्या कंडीशन बन गई, मोनोग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड फैट बन गया। ठीक है, अगर 2 फैटी एसिड ले लेता ग्लिसरॉल के साथ में तो मिल जाता डाइग्लिसराइड फैट। कैसे, यहां पे फिर से वाटर को रिमूव करो और यहां पे भी क्या ऐड कर दो, फैटी एसिड ऐड कर दो, यहां पे एक और फैटी एसिड ऐड कर दिया तो बन जाएगा ट्राइग्लिसराइड फैट। पर टेट्राग्लिसराइड फैट का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पे आपको पता है 3 OH ग्रुप हैं, 3 ही रिमूव कर सकते हो। 3 है तो चौथा रिमूव कर ही नहीं सकते ना, अगर 4 होते तो 4 रिमूव कर देते, पर ग्लिसरॉल के पास में टोटल 3 OH ग्रुप हैं, उनको हम रिमूव करके फैटी एसिड को अटैच कर सकते हैं। इसलिए मैक्सिमम किसका फॉर्मेशन हो सकता है, ट्राइग्लिसराइड फैट का। चलिए अब समझ गए होंगे फैट के बारे में थोड़ा सा। अब हम करते हैं डिस्कशन अबाउट डाइजेशन ऑफ फैट। तो सबसे पहले डाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो फैट का डाइजेशन की शुरुआत होगी स्टमक से। कहां से, स्टमक। तो अगर मैं स्टमक की बात करूं तो स्टमक में माइल्ड लाइपेज होता है। माइल्ड मतलब बहुत कम अमाउंट में लाइपेज प्रेजेंट है। तो यहां पे क्या होगा, जो फैट है उस पे एक्ट करेगा या लिपिड पे एक्ट करेगा माइल्ड लाइपेज। इससे क्या होगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का सेपरेशन तो होगा, पर जो फैट बनेगा वो होगा डाइग्लिसराइड फैट। कैसे बन गया डाइग्लिसराइड फैट, क्योंकि एक फैटी एसिड को रिमूव कर दिया तो 2 फैटी एसिड रह गए, 2 फैटी एसिड अगर अटैच रह गए तो डाइग्लिसराइड फैट हो जाएगा। तो ट्राइग्लिसराइड फैट को डाइग्लिसराइड फैट में कन्वर्ट कर सकता है माइल्ड लाइपेज। पर याद रखिए माइल्ड बोला है मतलब कि बहुत कम अमाउंट में है ये, इसलिए यहां पे ज्यादा फैट डाइग्लिसराइड फैट नहीं बनेगा, थोड़ा सा डाइग्लिसराइड फैट का फॉर्मेशन होगा। एक और चीज, स्टमक के बाद सेकेंड पोर्शन जहां पे फैट का डाइजेशन होना है वो है ड्यूडेनम। आप सबको मैं पढ़ा चुका हूं, ड्यूडेनम जो होता है यहां पे रिलीज होता है किस चीज का, तो ड्यूडेनम में रिलीज होता है बाइल जूस। बाइल जूस जब ड्यूडेनम में रिलीज होगा तो बाइल जूस करेगा इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। क्या होता है भैया इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, तो याद रखना ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज फैट ड्रॉपलेट इनटू स्मॉलर वंस। मतलब क्या होगा आपको पता होना चाहिए। ये मान लीजिए फैट के ड्रॉप्स बनाए हैं मैंने बहुत सारे, ये बहुत सारे फैट के ड्रॉप्स आपस में कनेक्टेड हैं।
तो इनके ऊपर जो लाइपेज एंजाइम है वो सिर्फ आउटर एरिया में एक्ट कर पाएगा, है ना। तो ऐसे देखो जरा, अगर ये ड्रॉप की मैं बात करूं तो टोटल कितने पोर्शंस हैं, कितने सारे ड्रॉप्स हैं जिन पे लाइपेज एक्ट कर पा रहा है। तो लाइपेज एक्ट कर पा रहा है 1 2 3 4 5 6 पे, 6 पे तो लाइपेज एक्ट कर रहा है, पर 7वां वाला जो बीच में दिख रहा है आपको और जो 8वां वाला आपको बीच में दिख रहा है, इनके पास पे लाइपेज एक्ट कर ही नहीं पा रहा। और लाइपेज अगर इनका डाइजेशन नहीं करेगा तो फैट का प्रॉपर डाइजेशन हो ही नहीं पाएगा। इसलिए क्या करना पड़ता है, जो बाइल जूस है, बाइल जूस इन सारे ड्रॉप्स को सेपरेट कर देता है। क्या कर देता है, सेपरेट। तो जो लार्जर ड्रॉप है उनको स्मॉलर ड्रॉप्स में ब्रेक कर देता है कौन, बाइल जूस। तो ऐसे छोटे छोटे ड्रॉप्स का फॉर्मेशन हो जाएगा और इन ड्रॉप्स को आप डाइजेस्ट करने के लिए लाइपेज इन पे इफेक्टिवली वर्क कर पाएगा। और जब लाइपेज इन पे इफेक्टिवली वर्क करेगा तो इनका ब्रेकडाउन भी आसानी से हो जाएगा। समझ में आ गया। तो बाइल जूस जो है उसने क्या किया, बाइल जूस ने ब्रेक डाउन कर दिया, इमल्सिफाई कर दिया लार्जर ड्रॉपलेट ऑफ लिपिड को इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट्स, और इन स्मॉलर ड्रॉपलेट्स पे अब प्रॉपर्ली कौन वर्क कर पा रहा है, लाइपेज। ठीक है, अब क्या होने वाला है देखिए, नेक्स्ट कंडीशन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट कंडीशन में आप देखेंगे यहां पे लिख रहा हूं लिपिड्स प्लस डाइग्लिसराइड फैट, इस पे कौन एक्ट कर रहा है, तो इस पे अब एक्ट करेंगे दो एंजाइम्स, एक है पेनक्रियाटिक लाइपेज, एक है इंटेस्टाइनल लाइपेज, और ये दोनों के दोनों इसको ब्रेक कर देंगे मोनोग्लिसराइड फैट में। किसमें ब्रेक कर देंगे, मोनोग्लिसराइड फैट। और फिर ये मोनोग्लिसराइड फैट अगेन इन प्रेजेंस ऑफ लाइपेज काय में कन्वर्ट हो जाएगा, फैटी एसिड सेपरेट हो जाएंगे और ग्लिसरॉल सेपरेट हो जाएगा। और फैटी एसिड ग्लिसरॉल अगर दोनों सेपरेट हो गए मतलब कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो चुका है किसका, फैट्स का। अब हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि जो भी न्यूट्रिएंट हमने अभी डाइजेस्ट करवाए हैं, इन न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, ये न्यूट्रिएंट हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को छोड़ के हमारे ब्लड तक कैसे पहुंचेंगे। अब ये डिस्कशन हमको करना है, और डिस्कशन कब करेंगे, इन द नेक्स्ट लेक्चर।